Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles for the day. Pehla article is about global carbon tax on shipping industry. Second article is about RT LEMP. Third article is about Caspian Sea. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं. देखिए, एक बात यह है कि क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेके एक सबसे बड़ा थ्रेट है. मतलब अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या इससे बियॉन्ड एक्सीड करता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो शायद बहुत लंबे समय तक अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट ना कर पाए, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस की वजह से अर्थ शायद इनहैबिटेबल बन जाए, क्योंकि वाटर की कमी, फ्रिक्वेंट ड्रॉट पड़ेंगे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको इम्पेक्ट कर सकती है. तो यहां पर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमने जैसे पेरिस एग्रीमेंट किया, बट पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कहीं ना कहीं एक मेजर जो इंडस्ट्री थी वो थी शिपिंग इंडस्ट्री. इसको कहीं ना कहीं हमने निग्लेक्ट कर दिया. तो अभी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जहां पर ये कहते हैं कि भाई हम कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो कि रफली आपका 100 से लेके $380 के बीच में रहेगा पर टन. कि भाई अगर आप 1 टन कार्बन एमिशन करते हो अपने शिपिंग प्रोसेस के थ्रू, तो इन दैट केस यू हैव टू पे 100 से लेके 380, समवेयर अराउंड $380 आपको पे करने पड़ेंगे पर टन. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ कंट्रीज है जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया. तो इंडिया ने इसमें ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ मिलके कहा कि भाई हाँ, डेफिनेटली शिपिंग इंडस्ट्री को इसमें लाइक इंक्लूड करना चाहिए. एंड कहीं ना कहीं ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट को कहीं ना कहीं इंडिया ने शोकेस भी किया अपनी. एंड सस्टेनेबल मरीन ग्रोथ को हम यहाँ पे प्रमोट करने की बात करते हैं. ऑल्दो इंडिया का एक कंसर्न था कि भाई आप टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए हमें और फाइनेंस मैकेनिज्म डेवलप कीजिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, सो दैट वो इस तरह की चीज़ों को अडाप्ट कर सके. बट कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पर निगलेक्ट कर दी गई. तो ऑलमोस्ट 63 कंट्रीज ने इसे सपोर्ट किया. कुछ कंट्रीज थी जैसे सऊदी, यूएई, रशिया, वेनेजुला, इन्होंने इसको कहीं ना कहीं अपोज करने की बात की. एंड यहाँ पर यूएस ने तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया. अब शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर हमारा फोकस इसलिए क्योंकि ये 3% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में. एंड अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% तक हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को बाय 2030 कम कर देंगे. एंड रफली 20 to 30% हम और फर्दर इसमें रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. ऑल्दो अभी ये आपका जो समिट हुआ था ये फाइनलाइज नहीं हुआ, बट यस, इसकी फाइनलाइजेशन जो फ्रेमवर्क है वो 2 अक्टूबर 2025 तक आपका हो जाएगा, जहां पर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म की बात की जाए, मॉनिटरिंग की बात की जाए, वेरिफिकेशन सिस्टम की बात की जाए, कंप्लायंस की बात की जाए. तो ये बेसिक जो डिटेल्स है, डिटेलिंग है, वो अक्टूबर तक फाइनलाइज की जाएंगी, ताकि बाकी देशों को क्लैरिटी रहे कि किस तरह से आपको यहाँ पे ऑपरेट करना है. अब पॉजिटिव इसमें ये है कि देखो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी को आप पुश कर पाओगे शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो दैट्स गुड. कहीं ना कहीं R&D इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बूस्ट होगा. मोर ओवर क्लीनर फ्यूल आएंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजी आएगी. एंड पहली बार ऐसा होगा कि सेक्टर स्पेसिफिक हम फोकस कर रहे हैं. बट इसमें प्रॉब्लम है, सिर्फ 10% रिड्यूस करना बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है. दूसरी चीज, फाइनेंसेस के बारे में कोई भी क्लैरिटी ना होना, ये भी एक प्रॉब्लम है. तो कहा जाता है कि देखो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो हमारी गोल्स हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस, हम कोशिश करेंगे कि इससे बियॉन्ड टेम्परेचर को राइज ना करने दें. तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और इवन हम बात करते हैं कि नेट जीरो को हमें अचीव करना है, तो हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा कि उन गोल्स के साथ इसको अलाइन करें. बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना रिडक्शन आप कम दिखा रहे हो यहाँ पे, तो इससे नेट जीरो अचीव नहीं हो पाएगा हमारा 2050 तक. तो हमें उसको अचीव करना होगा. फिर यहां पर रिवैल्यूएट करना चाहिए हमें कैसे ये जो कार्बन प्राइसिंग है, अब इसको डिस्कस जैसे साइंटिफिक बेसिस पे क्या इसको कहीं ना कहीं रखा गया है कि अनसाइंटिफिक है. तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा कार्बन प्राइसिंग को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट वो देना भी बहुत ज़रूरी है. एंड पीरियडिकली हमें इन टैक्सेस को कहीं ना कहीं रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम इसकी एफिकेसी को हम समझ सकें, एडजस्ट कर सके उस अकॉर्डिंगली. तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है.
आइए अब हम बात करते हैं एक नए टेस्ट की, दैट इज आरटी लेम्प टेस्ट। ये एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिसको आप कह सकते हो कि रियल टाइम बेसिस पे जो टीबी को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। इसे श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ने बिल्ड किया है। अब टीबी की बात की जाए तो टीबी आपका एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, जिसमें बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब टीबी दो टाइप की होती है, वन इज लेटेंट टीबी, वन इज एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी जिसमें साइन एंड सिम्टम्स आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, वेयरएज एक्टिव टीबी में आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कफिंग, ब्लड आना कफिंग में, मोर ओवर वेट लॉस, रात को बुखार और लाइक स्वेट होना, ये सब आपके कॉमन सिम्टम है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो आप ये कह सकते हो कि एयरबॉर्न हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्नीज करता है या कोई खांसता है, छींकता है, तो उससे भी ये फैल सकती है। अगर किसी का ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जेप्रोडाइज है, जैसे किसी को HIV है या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ माल नरिशमेंट या एनी अदर रीजंस, तो उस केस में ये आपके टीबी के होने के चांसेस उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर बात की जाए अभी, अगर इंडिया के टीबी केसेस में देखें तो 18% के आसपास आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, बट स्टिल हम दुनिया के 26% टीबी पेशेंट्स को होस्ट करते हैं। इंडोनेशिया सेकंड पे आता है, चाइना, देन फिलीपींस, पाकिस्तान। ये कुछ 4-5 कंट्रीज हैं जो ऑलमोस्ट मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टीबी केसेस में। तो भारत में अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 27 लाख के करीब आपके टीबी पेशेंट्स हैं। अभी WHO की स्ट्रैटेजी ये है कि हम बाय 2030, जो कि SDG की भी पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि हम बाय 2030 टीबी को खत्म कर देंगे एंड टीबी से होने वाली डेथ्स को 90% तक क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। न्यू केसेस में ऑलमोस्ट 80% का रिडक्शन रहेगा। इंडिया ने यहाँ पर टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2025 का प्लान किया था, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 अपन इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अभी रिसेंटली हमने बी प्लाम करके एक नया रिजीम स्टार्ट किया है इसके लिए, तो वो आप याद रख सकते हो कि लाइक मेडिसिन और इफेक्टिव हों, खासकर जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है उसके ऊपर हमारा फोकस है। तो अभी डिटेक्शन के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं, यू कैन रीड अबाउट दिस। अभी आरटी लैंप आपका बहुत ज़्यादा हायर एक्यूरेसी और फास्टर रिजल्ट के लिए जाना जाता है। ट्रूनेट आपका पोर्टेबिलिटी और रिमोट एरिया में टेस्टिंग के लिए जाना जाता है। जीन एक्सपर्ट ये फास्ट और डिटेक्ट कर सकता है लाइक किसी भी तरह का रेजिस्टेंट टीबी हो उसको। कल्चर टेस्ट जहाँ पर लाइक स्टैंडर्ड आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक वो भी रहता है। एक विडाल टेस्ट भी आता है आपका। तो ये आपके कुछ टेस्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखने की हो सकता है यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट आर्टिकल। कैस्पियन सी ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है वो घटता जा रहा है। अब कैस्पियन सी वन ऑफ द ऐसा एरिया है जो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड है तो हीट का इम्पैक्ट इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई अगर 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 मीटर इसकी हाइट डिक्लाइन करेगी, मतलब वाटर लेवल डिक्लाइन करेगा। अगर उससे बियॉन्ड अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो 21 मीटर या उससे ज़्यादा भी इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी खासकर कैस्पियन सील के ऊपर आपको असर देखने को मिलेगा और इस एरिया की इकोनॉमी, इकोसिस्टम इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके ऊपर भी आपको असर देखने को मिल सकता है। तो ये कैस्पियन सी है जिसको याद रख सकते हो आप किरत नाम से, किरत, KAIAT, किरत, KAIRAT, किरत। K फॉर कजाकिस्तान, यहाँ पर I फॉर ईरान आ गया, फिर R फॉर यहाँ पर रशिया है, फिर A फॉर अर्मेनिया है एंड T फॉर तुर्कमेनिस्तान है। दैट इज किरत। लैंडलॉक्ड है। अगर बात की जाए सॉल्ट वाटर लेक है। वोल्गा रिवर आपकी वन ऑफ द मेजर रिवर जो इसके अंदर ड्रेन करती है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये यूरोप और एशिया दोनों के बीच में कहीं लोकेटेड है। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी हो। आज की डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।